गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रवि सर में। बहुत दिनों के बाद मैंने छोटे छोटे प्रयास किए हैं वीडियो को अपलोड करने का, तो हो सकता है कुछ डिले हो रहा हो वीडियो पे, तो उसके लिए मैं अभी कुछ दिन के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको वीडियो रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मैंने एक टेस्ट लिया था आपका ऑफलाइन में, जो इंग्लिश का लिटरेचर सेक्शन का टेस्ट था क्लास 12 का, जहां मैंने प्रोज और पोइट्री के कुछ फिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे और वो चैप्टर से आपने आंसर किया भी है। वो कॉपी आपको ऑफलाइन में मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के और सारे क्वेश्चंस का आंसर एक सही डिस्कशन के साथ, एक सही मेथड के साथ आपके तक पहुंचा दूं, जहां सभी आंसर आपको लगे कि आंसर आखिर बी है, सी है, ए है, तो क्यों है, उस पर कुछ डिस्कशंस होने चाहिए। मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए हम अपने टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। मार्टिन लूथर वाज एसिनेटेड ऑन। तो देखिए, जो एसिनेट वर्ड है, इस एसिनेट वर्ड का अर्थ होता है, इस एसिनेट देखिए, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यहाँ एक वर्ड है जिस वर्ड को हमने यहाँ पे, हाँ चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक एसिनेट एक वर्ड है। इस एसिनेट वर्ड का अर्थ होता है किसी की हत्या करना, और वो भी हत्या राजनीतिक रूप से करना, यानी पॉलिटिकल वे में किसी की अगर मर्डर हो जाए, किसी का हत्या हो जाए और उसके पीछे की जो साजिश है वो पॉलिटिकल हो, तो वहां पर लोग एसिनेट वर्ड का यूज करते हैं। तो मार्टिन लूथर आप अच्छे से जानते हैं, अमेरिका के एक सम्राट लीडर थे, कह सकते हैं, जिन्होंने सभी गोरों और कालों के लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, असमानता के लिए आवाज उठाई थी। और उस मार्टिन लूथर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जिसका आपने पढ़ा होगा कि सिग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर को कब उनकी हत्या कर दी गई थी, ये सवाल है। तो आपको अच्छा से पता होना चाहिए कि अप्रैल 4 का वो दिन था, और 1964 में तो उनको अवार्ड मिला था, तो 64 के बाद ही उनकी हत्या हुई थी। 68 में अप्रैल 4 1968 में उनकी मर्डर कर दी गई थी। नेक्स्ट, एसिनेट हो गया था उनका। नेक्स्ट अगला सवाल है, 1 स्कोर ईयर्स इज इक्वल टू। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 स्कोर इक्वल टू होता है, देखो 1 स्कोर का मतलब होता है कितना साल, 20 ईयर्स होता है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 1 स्कोर ईयर्स का मतलब होता है 1 स्कोर ईयर्स इक्वल टू होता है 20 ईयर्स होता है। और यहाँ पे 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स को मैंने क्या बोला है, 1 स्कोर। अच्छा, 1 स्कोर ही पूछा है, तो इसका आंसर 20 ईयर्स ही हो जाएगा। 1 स्कोर इज इक्वल टू कितना होता है, 20 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम इज अ। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको बहुत बार आईसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। आई हैव अ ड्रीम क्या था, एक स्पीच था, स्टोरी था, डायलॉग था, नन ऑफ दिस था। तो आपको पता होना चाहिए, आई हैव अ ड्रीम को मार्टिन लूथर ने किंग्स मेमोरियल हॉल से, वो लिंकन मेमोरियल हॉल से, अमेरिका के एक लिंकन मेमोरियल हॉल से इन्होंने उसके सीढ़ी पर से स्टेप से एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था, और उसमें उन्होंने एक हेडिंग दिया था, आई हैव ए ड्रीम। तो ये एक तरह का स्पीच था, जिसको आप स्पीच ही टिक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, मार्टिन लूथर सेज वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विथ टू गेट लॉजिंग इन द डैश ऑफ द हाईवेज। अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं कि मार्टिन लूथर कहते थे कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो देखिए इनका कुछ कंडीशन था, ये कहते थे कि मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, जहां मुझे ऐसा लगता है कि सभी अमेरिका के जितने भी ब्लैकिस हैं, जितने भी काले लोग हैं, उनको तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि उनको सही तरीके से उनके ही देश में एक अच्छे रहने का लिविंग स्टैंडर्ड ना मिल जाए, उनको अपने हक की आज़ादी ना मिल जाए। तो इस असंतुष्टि में एक उन्होंने अपने चैप्टर में एक जगह डिस्कस किया था कि हम जब तक शहर के होटल में हमें जगह ना मिले, तब तक हम अपने आप को पिछड़ा समझेंगे। और यदि किसी रास्ते पे हाईवे से गुजर रहे हैं और वहां किसी ढाबे में अगर रहने को ना मिले, उस ढाबे को हम लोग होटल नहीं बोल के मोटेल्स कहते हैं। तो याद रखना, कभी भी किसी हाईवेज के नीचे, या हाईवेज के नीचे नहीं, हाईवेज के साइड में आप कहीं भी रुकते हैं तो वो ढाबा कहलाता है, और ढाबा को इंग्लिश हम लोग मोटेल्स के नाम से देते हैं। होटल का ही भाई है मोटेल्स, जहां आपको खाने और रहने की व्यवस्था रोड के किनारे मिल जाती है। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर सेज लेट डैश रिंग फ्रॉम द डैश। जो भी हो, मार्टिन लूथर कहते हैं कि आजादी की गूंज को गूंजने दो, मतलब जो तपस्या, जो कष्ट, जो सजा हमें मिली है,
वो अब आजादी के रूप में तब्दील हो जाए और सभी जगह से आजादी की गूंज आए, आजादी की आवाज आए। तो द मार्टिन लूथर सेज लेट डैश रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडोस के रॉकीज में स्नो कैप्ड एक पहाड़ है जहां से स्नो कैप से एक आवाज आने दो, स्लेवरी की, गुलामी की, फ्रीडम आजादी की, कैपिटिविटी गुलामी की, इंडिपेंडेंस आजादी की। तो देखो ये सवाल यहाँ फ्रीडम इंडिपेंडेंस लगभग एक जैसा वर्ड है, लेकिन किताब में जो मेंशन आपको वही करना होगा। लेट फ्रीडम रिंग, फ्रीडम वहां पे वर्ड है, आजादी की गूंज गूंजने दो सभी पहाड़ों से, सभी बड़े बड़े हिल से, सभी पहाड़ों के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटियों से ये आवाज को आने दो, आजादी की गूंज गूंजने दो। अगला सवाल है हु वाज कमिंग टू राइटर्स हाउस। राइटर्स के घर कौन आ रहा था। देखिए ये सवाल है आपके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। और पिंच ऑफ स्नफ में आपको पता है कि नन्नू काका एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर है, काफी ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ ये चैप्टर है। और इसमें कहते हैं राइटर्स के घर कौन आ रहा था, तो राइटर उनका भगना रहता है और उनके घर आते हैं नन्नू काका। यस, नन्नू काका आते हैं अपने गांव से। और इसमें एक सवाल और भी अच्छा बनता है कि सेकंड क्लास में आते हैं वो थर्ड क्लास के टिकट से। अगला सवाल है सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। देखो ये अच्छा सवाल है, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर तभी आप समझ पाएंगे कि सोहन लाल रतिराम कौन था। सोहन लाल रतिराम का लड़का था सोहन रतिराम। फिर ये कैसे कैसे इसमें सब स्टोरी क्रिएट होता है, तो याद रखिएगा वो दिल्ली के पार्टी बॉस थे और इन्हीं के घर जाते हैं नन्नू काका अपने पॉलिटिकल व्यूज को, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। अगला सवाल है नन्नू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर। देखो उसमें एक सिक्का ऑटो डीलर का चर्चा हुआ था, डिस्कशंस हुए थे वहां पे, जहां सिक्का ऑटो डीलर के यहाँ नन्नू काका जाते हैं, एक धोबी को बुलाते हैं और उस धोबी के साथ सब कुछ पहले से प्लान रहता है। तो वहां पे डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है दिखावा। तो क्या दिखाते हैं वहां पे, तो नन्नू काका अपने नॉलेज को नहीं दिखाते, अपनी ईमानदारी को नहीं दिखाते, अपने वेल्थ को दिखाते, अपने धन को दिखाते कि मैं काफी धनी हूँ और जब मैं धोबी के पॉकेट में 2-4 हजार का चेक छोड़ सकता हूँ, ऐसी ही स्टोरी था ये, तो शायद मैं किसी भी गाड़ी को आराम से खरीद सकता हूँ। अगला सवाल है सोहन लाल सन्स वाज इन डैश मिनिस्ट्री। तो आप याद रखेंगे सोहन लाल का लड़का था रतिराम जो कि बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता था। थोड़ा तेजी से चलते हैं अब। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन कंस्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, एसेंशियल इक्वालिटी, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो जो किताब में आप वही करेंगे। राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे और इनके जस्ट जाने के बाद ही आए थे कौन, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन से पहले राधा कृष्णन ही भारत के राष्ट्रपति थे, जहां इन्होंने एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन को यहाँ पे इंडिकेट किया था। नेक्स्ट अगला सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन एनालाइज चैंपियन इन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि सभी लोगों का अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ इस देश में रहे, प्रॉक्सिमिटी, मेट्रोसिटी, मेजोरिटी नहीं, डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द बिहार। ये क्वेश्चन को आईएससी ने 2 से 3 बार अपने एग्जाम में पूछ लिया है, आप इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से तो अच्छा रहेगा। देखिए ये भारत के राष्ट्रपति थे 1967 से 1969 तक, यानी 2 साल इनका कार्यकाल रहा था, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। और आपको ये भी बता दूं कि ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे 2 साल के कार्यकाल में, और ये इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, यानी कि मेरे ख्याल से इनका 1962 से 1967 तक का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का था, और इससे पहले ये बिहार के गवर्नर रहे थे। तो याद रखिएगा, भले किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति बनने से वो पहले बिहार के गवर्नर थे। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट बिसाइड्स फ्रीडम फाइटर डॉक्टर हुसैन वाज अ डैश ग्रेट। तो आजादी के फ्रीडम फाइटर के अलावे, यानी स्वतंत्रता सेनानी के अलावे और क्या थे, तो वो एक एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, शिक्षा से इनका बहुत पुराना नाता था। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस कंसिस्टेंट। देखो ये सब चैप्टर को मिक्स करके ये बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं सब तरह का सवाल आपको दिखेगा हर एक चैप्टर से। तो गांधी जी जो थे वो इंडियन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस कंसिस्टेंट। सिविलाइजेशन किस पे आधारित है, तो देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किस सिविलाइजेशन की वो बात कर रहे हैं, वेस्टर्न की इंडियन, लेकिन आप जब नहीं है तो आप गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेट कर रहे थे, तो इंडियन सिविलाइजेशन के तौर पे देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है, जहाँ इच्छाओं का विस्तार होता है। मटेरियल कंफर्ट्स ये भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है, जहाँ हम लोग केवल भौतिकवाद के बारे में सोचते हैं। मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ थिंग्स ये भी वहीं जा रहा है, और वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ये हमारा सभ्यता है, जहां हम अपने इच्छाओं पे क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। अगला किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वेयर डैश टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स। ये क्वेश्चन जस्ट गांधी जी के चैप्टर का ही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का,
जहां गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ इतना पुराना है कि किसी देश की सभ्यता में वो ताकत नहीं जो हमारी सभ्यता को हिला दे। तो किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स, यानी राजा और राजा का तलवार भी हमारे किसके आगे झुक जाता है, तो हमारे इथिक्स के आगे, यानी कि जो भी हमारा धर्म है, धर्म नहीं कह सकते, इस इथिक्स का होता है, जैसे काव्यवाद है या जो भी माना हमारा फंडामेंटल रूल्स है, उस इथिक्स के आगे वो झुक जाता है, सुपीरियर नहीं होता है, इंफीरियर होता है, कमजोर पड़ जाता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस तरह का पीस है, क्या है? तो देखिए, ड्रामा है, स्पीच है, स्टोरी है, एसे है, तो आप हमेशा कहिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, इंडियन सिविलाइजेशन देखिए एलिवेट्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर ऐसे उठाना। आप लोग पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, हमेशा हम लोग पढ़ते थे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये जो उठता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी किसी चीज को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना। तो शायद आपको ज्यादा मैंने मैथ की तरफ लेके चला गया, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, एलिवेट्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठाना। तो भारतीय सभ्यता नॉलेज को नहीं उठाती है, फ्रीडम आजादी को नहीं आती है, आराम की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, और मोरल बिंग मतलब नैतिकता को ऊपर उठाने का काम करता है। अगला सवाल, ऑटम इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ, देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर की जितनी बड़ाई की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बिल्कुल एक मौसम को, एक फल को, एक फूल को, खेती गृहस्थी को, और अंत में कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज को दर्शाता है। काफी ही शानदार पोयम है। और ऑटम इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग, ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में कई दफा समझाया था कि ऑटम जो है वो बड़ा ही गहरा दोस्ती कर लेता है किसके साथ, सन के साथ, क्योंकि सन और ऑटम की जब दोस्ती होती है तो किसी भी फ्लावर को, सीड को ग्रोथ करने में वो मदद करता है। ऑटम से हल्का हल्का ठंडा मिल जाता है और सूर्य से हल्का गर्मी, दोनों मिलकर किसी भी फल को कोर तक पकाने का काम करते हैं, पूरे उसके सेंटर तक पकाने का काम करते हैं। सॉरी। अगला सवाल है, हु आर इन एल्यूजन इन ऑड टू अटम, इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम, भ्रम की स्थिति में कौन है ऑड टू अटम में? तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में यही बताया गया, जो बीज है, मधुमक्खियां है, वो इतनी भ्रमित हो चुकी है, उन्हें लगता है कि ये फूल अब कहीं खत्म ही नहीं होने वाले, ये नेवर एंडिंग लाइन में चल रहे हैं, अब लगता है कि कभी खत्म नहीं होंगे, और उस बीज को ऐसा भ्रम होता है कि ये फूल का रस आप जितना पी सकते हैं पी लें, ये अब खत्म होने वाला नहीं है, ऑटम की इतनी कृपा है, तो बीज होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाई दाई, सॉरी दाई होगा यहाँ पे, दाई नहीं, यहाँ पे वाई नहीं, ये डाई है, टी है, अच्छा से लिख दो, ये डाई है, डाई का मतलब तुम्हारा। दाई हेयर इज सॉफ्ट लिफ्टेड बाई, तुम्हारे बाल बड़ी उड़ते हैं, तो ये भी ऑड टू ऑटम का एक सवाल है, जहां कवि ने ज्यूम किया है, कल्पना किया है ऑटम को एक स्त्री के रूप में, जो धान के बोझों के ऊपर ऐसे फ्लोर के ऊपर बैठी रहती है, और कवि कहता है कि देखो यहाँ पर शरद रानी की जो जुल्फे हैं वो उड़ रही है, और वो पवन जो है वो ओसियाई पवन है, जिसका आंसर होगा विनोविंग विंड, जिसको हम लोग ऐसे चक्की चला के जो हवा निकालते हैं, उस हवा से उनका जो बाल है वो उड़ रहा है, ऐसा कल्पना करता है कवि। समर्स हैज ओवरब्रिम्ड, ओवरब्रिम्ड का मतलब होता है एकदम किसी चीज को ऊपर तक, पूरे उसके एंडिंग पॉइंट तक भर देना। तो जो क्लेमी सेल्स होगा इसका आंसर, जो चिपचिपा सेल्स है फलों का, उसको पूरा वो अंत तक रस से भर देने का काम करती है ऑटम। द प्राम्स आर, देखो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी, इसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब लोग तेजी से इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। प्राम्स यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है, प्राम्स का अर्थ होता है जो बच्चों का खिलौना, 3 पहिया या 4 पहिया वाला खिलौना जिसको बच्चे लेके दौड़ते हैं, तो प्राम्स का अर्थ होता है द प्राम्स आर डैश गोइंग पासिंग रोलिंग, तो रोलिंग आपका वर्ड यूज हुआ है किताब में। तो इसका अर्थ बड़ा ही ट्विस्टेड इसका मीनिंग है। यहाँ पे पोइट ये कहना चाहता है कि जो प्राम्स है, बच्चे का खिलौना है, वो आगे की ओर दौड़ रहा है, तो सेम उसी तरीके से जैसे पत्तियां तेजी से गिरकर इंडिकेट कर रही हैं कि मानव इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, उसी तरीके से प्राम्स ये बता रहा है कि नया जीवन इस धरती पे, नया जीवन इस धरती पर वापस भी लौटकर उसी रफ्तार में आ रहा है। तो रोलिंग होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, आर्म्स रेज डैश टू रिप्रूव, आर्म्स जो है एक बूढ़ा व्यक्ति का जो आर्म्स है, जो कंधा है, वो थक चुका है, वो अब किसी काम लायक नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसमें सारी एनर्जीज खत्म हो चुकी है, एनर्जी खत्म हो चुकी है। आर्म रेज डैश टू रिप्रूव, और जो वो बाह है बड़ा मुश्किल से उठ रही है किसी को डांटने के लिए, डपटने के लिए, तो स्टिमली अब स्टिफली, हाँ वेरी गुड, स्टिफली का मतलब बड़ी मुश्किल से। नेक्स्ट, हु आर द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स कौन है बताइए? तो ट्रेवलर्स ये जो है
तो जो ओल्ड है, द ओल्ड यानी देखो किसी भी नाउन सॉरी एडजेक्टिव में अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में द लगाया जाए तो वो नाउन की तरह काम करने लगता है, को क्लास में बताया गया था। तो पीपल, द एडोसेंट, द यंग नहीं, द ओल्ड, पुराने लोग ही यात्री हैं जो जाने वाले हैं। अगला सवाल है व्हाइट वाटरफॉल डेथ डैश द ट्रैवलर्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो धाराएं हैं, जो बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, उनके जो भी वाटरफॉल्स का जो आशीर्वाद है, प्लेस है, वो किसको मिलता है? वो ब्लेस मिलता है जाने वाले अंतिम लोगों को, ट्रैवलर्स को, जो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा कवि कहता है कि उन्हें अंतिम दौर में भी कुछ थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ा सा सुकून भरा मौत मिल जाए। तो कहीं ना कहीं व्हाइट वाटरफॉल्स इस पोएम में कवि ने इंडिकेट किया है कि वो यात्रियों को ब्लेस करने का काम करते हैं, जाने वाले लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है W.H. Auden इंपॉर्टेंट वर्क्स, वर्ड्स नहीं, इसको आप वहां पे वर्क्स कर लेंगे। तो W.H. Auden के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो द ओरेटर, द एंज ऑफ एंजाइटी, द शील्ड ऑफ एगिस, मेरे ख्याल से सारा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन को शायद मैंने क्लास में कराया था, काट के आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑल, और इसी को टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट, कवि किसके बारे में कहना चाहता है? ये क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो कवि अपने आप के बारे में कहना चाहता है। द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, माई सेल्फ। माई सेल्फ तब होता जब कवि अपने से कहता, हम लोग उसके बारे में कह रहे हैं, तो कवि अपने बारे में बताना चाहता है। द पोएट वॉल्ट पिटमैन इज नाउ इन डैश हेल्थ। इस कविता को आप याद करेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये चैप्टर है जहां कवि ने अपने आप को 37 ईयर्स का बताया है। कितने साल का? 37 ईयर्स। और उसमें बताया है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और मैं अभी भी एकांतवाद में जीने के लायक बिल्कुल सही हूँ, यानी कि परफेक्ट हेल्थ है मेरा, मुझे किसी तरह के कोई बीमारी की चपेट में नहीं हूँ। विच पोएट्री ऑफ वॉल्ट पिटमैन इज फ्री फ्रॉम रीम एंड राइदम। तो लिप्स ऑफ ग्रास याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास जो था उनका एक कलेक्शन था, इसका वॉल्ट पिटमैन का। काफी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसको प्रकाशन वर्ष इसका 1855 था। 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास को छापा गया था वॉल्ट पिटमैन के द्वारा। और वॉल्ट पिटमैन अमेरिका के कवि थे, अमेरिकन पोएट थे, और लिप्स ऑफ ग्रास इनका पोएम्स का कलेक्शन था जिसको 1855 में छापा गया था। और लिप्स ऑफ ग्रास याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। विटमैन लिव्स इन द बोथ डैश और द डैश। तो याद रखेंगे विटमैन अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता है, पहले गुड तब बैड, कभी बैड गुड पहले नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, विटमैन इज द इनहेबिटेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के थे। अगला सवाल, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। ये क्वेश्चन को भी आईएससी ने बहुत बार पूछा है, आप याद रखेंगे। जॉन डॉन जो थे वो आपका पहला पोएम है स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, जहां जॉन डॉन ने ये बताया है कि वो लिरिकल और हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड के मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब उनका सैद्धांतिक कवि थे। कहीं ना कहीं उनका इस दुनिया से बहुत काफी लगाव था। मेटाफिजिकल याद रखेंगे। हु इज द पर्सन दैट द पोएट लव्स मच, याद रखिएगा, यही इसी पोएम का ये क्वेश्चन है कि जॉन डॉन किससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो वो अपने बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से काफी प्रेम करते हैं और उसे क्षणिक दूरी भी बनाते हैं, लेकिन वो प्रेम उससे ही करते हैं। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लार्जर जर्नी देन। अच्छा, कभी ये भी कहता है कि देखो मैं भी तुम्हें छोड़कर कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे, उन्होंने कंपेयर किया अपने आप का, लॉन्गर जर्नी देन नहीं, यहाँ पे देन होगा, देन याद करिएगा सन से कंपेयर किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव्ड। स्पीकर के सांसें और आत्मा उड़ जाता है जब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब उसकी प्रेमिका रोती है, आहें भरती है साई। जब एक लाइन है उसमें कि जब तुम आहें भरती हो तो आहें हाय नहीं होती, वो आहें हवा के झोंके होती हैं जो मेरे आत्मा को उड़ा ले जाने का काम करती है। तो इसका सही आंसर साई टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड साइनो ऑफ पेरिल। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। तो याद रखेंगे इसका हमेशा डेंजर टिक करेंगे। इसका साइनो है डेंजर। और अगर आप इसकी बात करेंगे कि स्कैंटो क्या हो सकता है, इसका प्लीजर स्कैंटो हो सकता था। अगला सवाल है दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ अ स्टेट स्पेशल फ्लेवर इज फ्रॉम। देखो ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का आईएससी का एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी लाइन को उठा के दे दो और पूछो कि किस चैप्टर का है। तो आप याद कर लीजिए, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ अ स्टेट ऑफ स्पेशल फ्लेवर इज फ्रॉम, याद कर लीजिएगा, भारत इज माई होम, जहां पे जाकिर हुसैन ने बताया था कि हम दो तरीके से राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे बिवेयर इज रिटेन बाय। तो बॉम्बे बिवेयर जो थे वो मोहनो मंगोलकर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड योर धोबी इज फ्रॉम। हाँ, नाउ कॉल्ड योर धोबी, सॉरी हु नहीं, नाउ कॉल्ड योर धोबी, ये अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में, धोबी को बुलाते हैं नन्नू काका, चैप्टर है एक पिंच ऑफ स्नफ। अगला क्वेश्चन द
सॉरी मॉन्टेगोमेरी बस बाइकॉट, याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छा हादसा था जिसको कि मार्टिन लूथर से रिलेटेड है। हुआ क्या था इसमें कि एक जैसे इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन एक वर्ड है इसमें, जिसमें बताया गया था कि एक पेपर साइन हुआ था जो गोरे और कालों के बीच में जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर के एंडिंग में एक पेपर साइन हुआ था। उस पेपर के बाद ऐसा माना गया कि सभी गोरे और काले लोग अमेरिका में बराबर की मान्यता के साथ और अपने हक के साथ रहेंगे। लेकिन वहां एक नियम बन गया था कि बस में कभी भी यात्रा करेंगे तो गोरे लोग आगे बैठेंगे और काले लोग पीछे। यहीं पे मार्टिन लूथर एक दिन जबरदस्त लड़ाई कर दिए रोड पर, पूरा हंगामा हो गया, इस बस के बाइकआउट कर दिया उन्होंने। बाइकआउट का मतलब काट दिया, बोला कि नहीं बिल्कुल ये नियम नहीं रहेगा, सभी लोग सब जगह बैठेंगे। तो वहीं से मार्टिन लूथर को वहां का एक ब्लैकिस की तरफ से एक लीडर के रूप में अपने एक पहचान बनाई, एक इमेज बनाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। मैं इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे अच्छी मोहब्बत ला कर देगी, ये क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। आगे फाइंड एंटो ऑफ फीबल, फीबल का देखो मतलब होता है कमजोर, और कमजोर का मतलब इसका एंटो ढूंढना है, यानी इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है, और अपोजिट क्या होगा स्ट्रॉन्ग। साइनो के इसका क्या हो जाता वीक। आगे होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये वही क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जहां राइटर कहता है सॉरी पोइट कहता है कि मैं 37 ईयर्स का परफेक्ट हेल्थ में हूँ और मैं मरने तक यूं ही रहूंगा, मरने तक यूं ही काम करता रहूंगा। W.H. वार्डन वॉन द पुलित्जर अवार्ड इन, इसका शायद आंसर मेरे ख्याल से आप देख लेंगे 1948 ही होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हु हैज नॉट सीन द डाई ऑफ एमिड डाई स्टोर इन फ्रॉम। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हें तुम्हारे जो संग्रह है, अनाज के संग्रह है, ढेर है, उसके बीच किसने नहीं देखा, तो ये चैप्टर है और टू ऑटम इज फ्रॉम। आगे अब शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, यही आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सबके तरह मैं भी वही कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, अच्छा लगेगा हमको भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही था, आगे जैसे ही हमें और भी जो भी काम होगा हम नया नया वीडियो बनाएंगे आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।